हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्लास तो स्टार्ट हो गई है। थैंक यू, है ना? ओके। हाँ भाई बच्चों, मैं दिखाई दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बच्चों थोड़ा सा दिक्कत आएगी, ठीक है ना? मेरा एक्चुअल में क्या है, वो खराब हो गया है। एक मिनट रुक जाओ भाई। मैं आप लोगों को प्रॉपर दिखाई दे रहा हूँ। अब ये पता कैसे चलेगा? मेरा एक्चुअल में क्या है ना, माउस खराब हो गया है, तो कहीं कुछ चल ही नहीं रहा। बिना माउस के आप किसी को खोलोगे कैसे? तो बड़ी मुश्किल में मैंने क्लास सेट की है अभी। 1 मिनट में वेदांतु के ऐप पे जाके क्लास का सब देखता हूँ, ठीक है? रुक जाइए 1 सेकेंड। तो वैसे क्या था, मैं कमेंट वमेंट इधर उधर से देख लेता था। अब मैं कैसे देखूंगा? 1 सेकेंड बच्चों, रुको। अरे भाई, आजकल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। भाई बैच कहाँ है मेरा वाला? फ्री टेस्ट सीरीज मंथन हाफ नीट। ये भाई लोगों ने मेरे को बैच ही नहीं दे रखा है। ये भी लोग ना, अब मैं इसमें भी कैसे खोलूंगा? लॉगिन करना पड़ेगा इसमें, है ना? 1 मिनट रुक जाओ। आप सब लोग पहले ये बताओ, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ सर, पूरा बात करो आपने स्टूडियो में। हाँ यार। एक बच्चा कह रहा सर पूजा पाठ करो आप स्टूडियो में। ठीक है, क्लियर है। ऑल गुड, ऑल गुड। सही है, गुड। तो देखो, क्लास तो मैं किसी तरह घुमा फिरा के चला दूंगा, है ना? 1 मिनट देखने दो मुझे, फिर मैं जाके लेके आऊंगा। हाँ, माउस तो चल ही नहीं रहा है। ये ओपन कैसे होगा? स्क्रीन टच नहीं है। हाँ, इसको उधर से इधर कैसे ले जाया जाए? सब कुछ ऑल क्लियर है तो मैं इसको मिनिमाइज करके क्लास स्टार्ट कर लूंगा। सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है? ऑल गुड, यस। चलो ठीक है। ऑल गुड, सही है। आज कमेंट वमेंट ज्यादा नहीं पढ़ पाऊंगा। हाँ, एक बच्चे कह रहे सर कमेंट कैसे करोगे? भाई आज कमेंट वाला काम नहीं हो पाएगा। आज कमेंट वाला काम नहीं हो पाएगा, है ना? हाँ, चलो इसको मिनिमाइज करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ। अब ये स्क्रीन घूम के वहां तक आने के लिए मुझे माउस चाहिए। अब मेरा माउस जो है, पता नहीं क्या हो गया है, काम नहीं कर रहा है आज। तो जिसकी वजह से वो घूम के उधर जाएगा कैसे? और अभी जाके ले आऊंगा मार्केट से, मगर टाइम लगेगा। 1 मिनट। तो पहले पढ़ा लेता हूँ फिर जाऊंगा। चलो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने किया था उसी को आगे बढ़ाते हैं। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कैसे, चलो मैं बीच बीच में कमेंट देखता रहूंगा, बीच बीच में कमेंट देखता रहूंगा, है ना? अब देखो, क्यूएसडी सीट नंबर 7 हम लोगों ने दिया था। अब आप इसको बताओ। कोई चांसेस नहीं है। क्यूएसडी सीट नंबर 7 किया जाए, स्टार्ट किया जाए। क्यूएसडी सीट नंबर 7 स्टार्ट किया जाए। यस सर। हाँ, एक बच्चा कह रहा ब्लिंकिट कर लो। बात तो सही है। एक्चुअल में ब्लिंकिट से इलेक्ट्रॉनिक सामान करूंगा ना, तो ये गड़बड़ आ गया तो वापस नहीं करेंगे वो। चलो ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलो मैं एक कोशिश करता हूँ। 1 मिनट रुको, बस 1 सेकंड दोगे मुझे? मंगवाता हूँ।
हाँ बच्चों, अब आप बताओ, मैंने भेज दिया है। हाँ, हेल्प मांगिए घर वालों से। मैंने कहा भाई जल्दी से जाओ मार्केट से माउस लेके आओ। गुड मॉर्निंग। सही चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? पहले डीपीपी डिस्कस करता हूँ, क्यूएसडी सीट, तब तक क्या है, माउस आ जाएगा, ठीक है? तब तक माउस आ जाएगा। हाँ हाँ मैं हाँ मैंने हेल्प मांगी। हाँ ठीक है। अरे फोन पे भी बड़ा बवाल काट रखा है उन लोगों ने, मुझे सब्सक्रिप्शन ही नहीं दिया है। तुम लोग कहते हो ना सर पैसे कम करा दो, ये करा दो, वो करा दो, भैया मेरा ही सब्सक्रिप्शन मुझे तक तो मिला नहीं है, मेरी आईडी पे सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। मैं खोल तो रहा हूं, मेरी आईडी पे सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। देखो, क्लब टेस्ट सीरीज का है, हाफ नीट का है, और किसी बैच का सब्सक्रिप्शन भाई लोगों ने मुझे दिया ही नहीं है। एक मिनट में लॉग इन करता हूँ, आई थिंक मैं लॉग इन नहीं हूँ, लॉग इन करता हूँ। एक मिनट रुकना यार बच्चों, नहीं यार लॉग इन तो हूँ, स्टूडेंट लॉग इन हूँ, ड्रॉपर। चलो पढ़ाता हूँ यार, है ना? तब तक आ जाएगा माउस, आधे घंटे में आ जाएगा। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। अब देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है कि आपको कितना फार्मूला अच्छे से याद है। ये देखो, ये प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रॉपर्टी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये देखो, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू का ये, और यहां पर पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और कौन सी प्रॉपर्टी लिखी है? पाई, पाई इक्वल टू सी आर टी, ये भी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, डेल्टा एफ, अच्छा, और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया है। तो देखो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टीबी के, और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के, है ना? और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डेल्टा टीएफ के, और डेल्टा टीएफ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कंसंट्रेशन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और पाई, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, पीएस, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पाई। आंसर इज सी, आंसर इज सी। क्लियर है सबको? भाई देखो, डेल्टा टीबी कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टीबी के, और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। अच्छा, पाई, पाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए कट गया, ये कट गया, और पीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये वाला कट गया। क्लियर है? सबको बात समझ में आई कि नहीं? बताओ भाई, सबको बात समझ में आई? बताइए, सबको बात समझ में आई? यस यस यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 mole solute dissolve in 800 gram water, solution X, separated by 2 mole solute dissolve in 400 gram water, solution Y, with semi permeable membrane. What amount of water in solution X and solution Y after osmosis process reaches at equilibrium? जब ऑस्मोसिस प्रोसेस इक्विलिब्रियम पर रीच कर जाएगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एक्स बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन वाई के।
कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन एक्स बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन वाई के। कब? जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब कंसंट्रेशन क्या बनेगा? देखो हम ये मान लेते हैं इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, ऑस्मोसिस किधर चलता है? ज्यादा सॉल्वेंट से कम सॉल्वेंट की ओर, है कि नहीं? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर चलता है। तो लो कंसंट्रेशन किसका होगा? इसका। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्यूट तो दोनों में बराबर है, सॉल्यूट 2 मोल, सॉल्यूट 2 मोल, तो इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, इसका मतलब ये लो कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर ऑस्मोसिस चलेगी, चलेगी? हाँ चलेगी। अब मान लेते हैं कि इसका x ग्राम इधर चला गया, तो भाई इसका x ग्राम इधर चला गया तो ये कितना बचा? 100 माइनस एक्स, और इसके पास चला गया तो ये कितना हो गया? 400 प्लस एक्स। तो इसका कंसंट्रेशन क्या हुआ? मोल ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन या मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलरिटी बराबर कर दे रहा हूं, कोई भी एक कंसंट्रेशन बराबर कर दो, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, इधर लिखो मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000। बात समझ में आई? जब इक्विलिब्रियम पहुंचेगा, जब ऑस्मोसिस रुकेगी, जब ऑस्मोसिस रुकेगी तो दोनों जगह पे कंसंट्रेशन बराबर होगा। तो मैंने माना कि x ग्राम सॉल्वेंट यहां लो कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से निकल गया, तो x ग्राम सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन वाले से निकला होगा तो गया कहां होगा? हाई कंसंट्रेशन वाले के पास। तो x ग्राम यहां से निकला तो x ग्राम यहां आ गया। अब हमने मान लिया कि दोनों के कंसंट्रेशन बराबर है, तो मोल ऑफ सॉल्यूट 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 800 माइनस एक्स, मोल ऑफ सॉल्यूट 2 मास ऑफ सॉल्वेंट ये। अब कट्टम काट खेल लो, तो ये क्या हुआ? 800 माइनस एक्स, 400 प्लस एक्स, एक्स को उधर ले जाओ 400 को इधर लाओ, तो 400 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू 200। तो जब x इक्वल टू 200 हो गया तो ये कितना हो गया? 200 माइनस हो गया तो 600 ग्राम। ये कितना हो गया? 200 माइनस हो 200 ऐड हो गया तो 600 ग्राम। तो पूछ रहा है व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर इन सॉल्यूशन x एंड सॉल्यूशन y। तो x सॉल्यूशन में वाटर 600, y सॉल्यूशन में वाटर 600। इसका मतलब ये वाला आंसर है। वैसे तो ये दोनों आंसर भी सही है भाई, x में 600 तो है, y में भी 600 है ना? तो आंसर ये सही है हमारे। इस चीज को चाहो तो आप ऐसे लिख लो, x में 600, y में 400, y में 600, x में 500, जैसे ये गलत हो सके। तो आंसर क्या है? E इज द करेक्ट आंसर, E इज द करेक्ट आंसर। क्या सबको बात समझ में आई? क्या सबको बात समझ में आई? यस यस, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। ओके, थैंक यू बेटा। आज थोड़ा मैनेज कर लेना 10 मिनट, ठीक है? मगर मेरा एम ये है कि क्लास चलनी चाहिए एनी हाउ, एनी हाउ, है ना? अब इस क्वेश्चन को करो। Select correct statements. Osmosis occurs solution X to solution Y direction. Osmotic pressure is 50 mmx. अब देखो उन्होंने एक फिगर बनाया है और उस फिगर में वो ऑस्मोसिस की डायरेक्शन पूछ रहे हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ रहे हैं, है ना? यही तो पूछ रहे हैं। अब ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होती है? हम सबको पता है कि ऑस्मोसिस की डायरेक्शन जो होती है वो किधर से किधर होती है? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर। अब प्रेशर के टर्म में कैसी होती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। प्रेशर के टर्म में बच्चों कैसी होती है? हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर की ओर। तो पहले डायरेक्शन सॉल्व करते हैं। ऑस्मोसिस अकर्स सोल्यूशन x टू सोल्यूशन y। सोल्यूशन x क्या है? ये वाला, और सोल्यूशन y क्या है? ये।
तो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जाएगी तो डायरेक्शन ये होगी, मतलब y2x होगा, तो ये गलत है, y2x होगा, ये सही है। ऑस्मोसिस अकर्स सोल्यूशन y टू सोल्यूशन x डायरेक्शन, है ना। अब बात आती है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा, तो मैंने तुम दोनों लोगों को पढ़ाया था, क्या समझाया था, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है दोनों के प्रेशर का डिफरेंस होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होता है, दोनों के प्रेशर का डिफरेंस, ध्यान है, तो दोनों के प्रेशर का डिफरेंस क्या आया, 150 माइनस 200 माइनस 150 कितना आया 50, तो ऑस्मोटिक प्रेशर 50 होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा 50, तो बी सही है सी सही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब सारे बच्चे क्या जानते हैं, पाई इक्वल टू सी आर टी, पाई इक्वल टू सी आर टी, उनको बस फार्मूला ये पता है कि पाई इक्वल टू सी आर टी होता है ना, मगर उनको डिफिनीशन अच्छे से नहीं पता है कि हाँ यार क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट होता है। ये देखिए, तो आंसर इज सी, बताइए सबका सी आंसर है, कोई डाउट, कोई डाउट, यस बहुत सही, बहुत सही, सारे बच्चों का सी आंसर है, वेरी गुड वेरी गुड, नो डाउट, वेरी गुड यार, यस। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी रिलेशन आर करेक्ट, इनमें से कितने रिलेशन करेक्ट हैं, इनमें से कितने रिलेशन करेक्ट हैं, हाँ अब देखो कितने रिलेशन करेक्ट है, कितने फार्मूले करेक्ट है, देखिए बच्चों, ये सही है, पाई इक्वल टू सी आर टी होता है, ये भी सही है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम होता है, डेल्टा टी एफ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, रॉन्ग, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन होता है, सॉल्वेंट माइनस सोल्यूशन होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। टोटल कितने फार्मूले सही हैं, चार, टोटल कितने फार्मूले सही हैं, चार फार्मूले सही हैं, टोटल बच्चों कितने फार्मूले सही हैं, चार फार्मूले सही हैं, है ना। नेक्स्ट, लास्ट एंड फाइनल, बताइए सेलेक्ट करेक्ट, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एक मिनट रुक जाओ, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सेलेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, धमाकेदार क्वेश्चन है, सेलेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये गलत है, दो बार लिख गया होगा, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ऑस्मोसिस अकर्स लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम, ये सही स्टेटमेंट है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, ऑस्मोसिस अकर्स लो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन टू हाई वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑस्मोसिस किधर से किधर होता है, हाई वेपर प्रेशर से लो वेपर प्रेशर होता है, प्रेशर के फॉर्म में, ऑस्मोसिस अकर्स हाई वेपर प्रेशर सॉल्यूशन टू लो वेपर सॉल्यूशन थ्रू ऑस्मोसिस, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू एसपीएम, ट्रू, तो सिर्फ ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है ना। अब सारे बच्चे बताएं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 में से 5 सही हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 5 में से 5 सही हैं, यस, 5 में से 5 किनके सही है, 5 में से 3 किनके सही है, 5 में से 4 किसके सही है, लिखे, यस वेरी गुड, बहुत सही प्रिंस, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, जल्दी जल्दी आंसर दो, गुड 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 गुड, चलिए बहुत सही, आ जाओ अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल मैंने यहां पे क्लास छोड़ी थी, कल मैंने आपको यहां पे क्लास छोड़ी थी, मैंने आपको पढ़ा दिया था रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, मुझे पढ़ाना था आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है मैं समझाता हूं,
देखो ये दो सॉल्यूशन में कंपेयर है, दो सॉल्यूशन में कंपेयर का मतलब जैसे आपका कंपेयर हो, जैसे देखो क्या हो, गौर सुनिए, जैसे कंपेयर है, किसमें कंपेयर है ना, तो मान लो प्रिंस और बानो में कंपेयर है, ये दोनों इसी बैच के बच्चे हैं, है ना। अब इनमें कंपेयर क्या है, दोनों के पास बराबर पैसे हैं तो क्या कहा जाएगा, प्रिंस के पास ज्यादा पैसे हैं तो क्या कहा जाएगा, और बानो के पास ज्यादा पैसे हैं तो क्या कहा जाएगा। देखो जब दोनों के पास बराबर पैसे हैं, 100 रुपए इनके पास है, 100 रुपए इनके पास है, बराबर है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक होने का मतलब कि दोनों सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर बराबर है। आइसोटोनिक होने का मतलब क्या है, आइसोटोनिक होने का मतलब दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, मतलब पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है। पाई 1 इक्वल टू पाई 2 है, इसका मतलब C1R T1 C2R T2 है। अब R तो गैस कांस्टेंट है तो ये कट ही जाएगा भाई, R तो गैस कांस्टेंट है ना, ये तो कटेगा ही कटेगा। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब समझे, यदि कहीं लैंग्वेज लिखी हो कि सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2 का आइसोटोनिक है, जैसे मैं ऐसी लैंग्वेज लिख दूं कि यूरिया सॉल्यूशन आइसोटोनिक है ग्लूकोज सॉल्यूशन के, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है। यदि मैं कहीं लिखता हूं कि यूरिया सॉल्यूशन आइसोटोनिक है ऑस्मोटिक प्रेशर के, सॉरी ग्लूकोज सॉल्यूशन के, इसका मतलब दोनों सॉल्यूशन क्या है, दोनों सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है, ठीक। अच्छा अब मान लो प्रिंस के पास ज्यादा पैसे हैं और बानो के पास कम पैसे हैं, तो अब इस चीज को कैसे बताओगे, आप ये बताओगे कि प्रिंस के पास ज्यादा पैसे हैं बानो से, यही तो बोलोगे, प्रिंस के पास ज्यादा पैसे हैं बानो से, तो ज्यादा वाले को कहा जाता है हाइपर, हाइपर का मतलब हाइप, हाइप का मतलब ज्यादा, ज्यादा वाले को कहा जाता है हाइपरटोनिक। तो अब हम इसको ऐसे बोलेंगे, प्रिंस इज हाइपरटोनिक ऑफ बानो, मतलब प्रिंस के पास ज्यादा पैसे हैं, तो ज्यादा वाले को हाइपर बोलते हैं, कम वाले को हाइपो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, ये मैं ये कह रहा हूं कि पाई 1 की वैल्यू बड़ी है पाई 2 से, तो पाई 1 की वैल्यू बड़ी है पाई 2 से, तो ये हाइपर है, ज्यादा वाले को हाइपर बोलते हैं और कम वाले को हाइपो बोलते हैं। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, अब ये सिर्फ लिखने का तरीका है, कैसे लिखा जाएगा मैं आपको लिख के दिखाता हूं। देखो ऐसे लिखा जाएगा, सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक ऑफ सॉल्यूशन 2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से, इसका मतलब हुआ कि सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूशन 2 से, सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक ऑफ सॉल्यूशन 2, तो ग्रेटर की जगह हाइपर यूज किया जा रहा है, कुल मिला के बात यहां है, ग्रेटर की जगह हाइपर यूज किया जा रहा है, नहीं तो क्या है, सॉल्यूशन 1 है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन 2, ऐसा लिखा होना चाहिए, मगर इस लैंग्वेज को क्या लिख रहे हैं, सॉल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक ऑफ सॉल्यूशन 2। हाइपर का मतलब क्या है, ज्यादा, इसका मतलब सॉल्यूशन 1 का वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2 से ज्यादा है। अच्छा ये आपने सॉल्यूशन 1 के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट पास किया, अब सॉल्यूशन 2 के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट पास करो। जैसे देखो प्रिंस के पास 150 है, बानो के पास 100 है, तो तुम प्रिंस की तरफ से बोलोगे तो क्या बोलोगे कि प्रिंस के पास ज्यादा पैसे हैं बानो से, यही तो बोलोगे। अच्छा अब बानो की तरफ से स्टेटमेंट पास करो तो क्या बोलोगे, बानो के पास कम पैसे हैं प्रिंस से, है ना, तो वर्ड क्या यूज हो रहा है, कम।
तो यदि हम प्रिंस की साइड से स्टेटमेंट बोलते हैं तो हम कहते हैं प्रिंस के पास ज्यादा पैसे हैं बानो से। अब यदि मैं बानो की साइड से स्टेटमेंट बोलता हूं तो मैं बोलता हूं बानो के पास कम पैसे हैं प्रिंस से। तो आपने लिखा है सोल्यूशन 1 के रिस्पेक्ट में कि सोल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक ऑफ सोल्यूशन 2। इसका मतलब सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर सोल्यूशन 2 से ज्यादा है। अब सोल्यूशन 2 के रिस्पेक्ट में लिखो तो इसी चीज को आप ये लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? सोल्यूशन 2 इज हाइपोटोनिक ऑफ सोल्यूशन 1। इसका मतलब सोल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सोल्यूशन 1 से। तो बात तो यही आई, सोल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सोल्यूशन 2 से। सोल्यूशन 1 का, भाई मोबाइल देख लेने दो, मैंने जो है ना वो ये क्या होता है, अरे यार अभी किसकी चर्चा चल रहा है, माउस लेने वाइफ को भेजा है। पता चला उन्होंने फोन किया और मैंने फोन ना उठाया तो 2-3 दिन तक खाना नहीं मिलेगा तुम लोगों के चक्कर में। मेरा फोन हमेशा साइलेंट पे रहता है क्योंकि एक तो पता चला कोई तुम्हारा काम कर रहा है अपना काम छोड़ के, ऊपर से तुम फोन भी नहीं उठाओगे, ठीक है, तो तुम भी मारे जाओगे, साथ में हम भी मारे जाएंगे। तो मुझे बीच बीच में याद दिलाते रहना कि सर फोन देखे रहो। हाँ, तो जरा देखो, अब गौर समझना, दो सॉल्यूशन है, सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2, ठीक है। जब दो सॉल्यूशन, तो देखो आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक ये कंपेयर के टर्म है, ये कंपेयर के टर्म है। यदि दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बराबर है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक होने का मतलब दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है, दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में बराबर है। अब मान लो किसी एक का ज्यादा है, किसी एक का कम है, तो ज्यादा वाले की तरफ से बोलोगे तो हाइपर यूज करोगे, कम वाले की तरफ से बोलोगे तो हाइपो यूज करोगे। जैसे ये देखो, सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है तो हम ये लिख रहे हैं सोल्यूशन 1 इज हाइपरटोनिक ऑफ सोल्यूशन 2। मतलब सोल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है सोल्यूशन 2 से। हाइपरटोनिक का मतलब ज्यादा से होता है। अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट पास कर रहे हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, सोल्यूशन 2 इज हाइपोटोनिक ऑफ सोल्यूशन 1। मतलब सोल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सोल्यूशन 1 से। तो तीनों टर्म का मतलब समझ गए आप लोग। ये लैंग्वेज में लिख के आपको फंसाया जाता है, ये लैंग्वेज में लिख के आपको फंसाया जाता है। हाँ, मैं चैट देखता रहूंगा निशान, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें थोड़ी डर लगेगा, डर तो हमें लगेगा भैया। तुम तो बस कमेंट में सॉरी कह के बैठ जाओगे, है? तो हम डरते हैं तो इसलिए हम देखते रहेंगे, तुम टेंशन ना लो। हाँ चलो, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तीनों टर्म का मतलब समझ गए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, तीनों टर्म का मतलब समझ गए। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज में लिखा जाएगा। 2024 में क्वेश्चन है इसका, 2024 में। अभी जब पीवाईक्यू कराऊंगा तो कराऊंगा, है ना। आज तो मैं इधर उधर ज्यादा कर ही नहीं पाया। अब जरा देखो, अब चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। अब आगे क्या बढ़ाने जा रहे हैं, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टी जिससे एक क्वेश्चन पेपर में रहता ही रहता है। एक्चुअल में सिर्फ टच क्या है, स्मार्ट बोर्ड टच है। आप भी जानते हो डेस्कटॉप टच होता नहीं है ना। तो सिर्फ स्मार्ट बोर्ड टच है, इसी वजह से इसी पे सब कुछ चला रहा हूं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, अब देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जरा समझिएगा। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए गौर समझिए। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करती है। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल के मोल पे डिपेंड करती है, नंबर पे डिपेंड करती है। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है उन्हें क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है।
तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं बच्चों? दोज फिजिकल प्रॉपर्टी, दोज फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, properties which is only depend upon number of mole of solute particle, नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पार्टिकल, बस वो सल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती है और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ सल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हैं उनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ सल्यूट पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करती हैं उनको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ना तो वो नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेंगी कि सल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है, नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नंबर पे। आपका सल्यूट पार्टिकल कैसा है इस पे नहीं डिपेंड करती, मतलब सल्यूट पार्टिकल न्यूट्रल है या कैटायन है या एनायन है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अट्रैक्शन फोर्स कम है ज्यादा है, इससे कोई लेना देना नहीं, ओनली नंबर पर डिपेंड करती हैं। नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती, साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड नहीं करती। साइज ऑफ सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल छोटा है बड़ा है इससे भी इनको कोई मतलब नहीं है, इससे भी इनको कोई मतलब नहीं है, नॉट डिपेंड। तो पहली बात, सब लोग ये डिफिनीशन समझ गए, सब लोग डिफिनीशन समझ गए क्या? ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं, ना सल्यूट पार्टिकल के नेचर पे कि वो कैटायन है सल्यूट पार्टिकल या एनायन है सल्यूट पार्टिकल या न्यूट्रल एटम है सल्यूट पार्टिकल, उनके बीच में क्या अट्रैक्शन है इससे कोई लेना देना नहीं है उनको। ना इस बात पे डिपेंड करती है कि सल्यूट पार्टिकल छोटा है बड़ा है साइज क्या है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ गिनती से लेना देना है, सल्यूट पार्टिकल के नंबर से लेना देना है, गिनती से लेना देना है। तो क्या सभी बच्चों को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन समझ में आ गई? क्या सभी बच्चों को क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनीशन समझ में आ गई? दोज फिजिकल प्रॉपर्टी विच इज ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल, सिर्फ नंबर पर डिपेंड करेंगे। सल्यूट पार्टिकल का साइज क्या है इस पर डिपेंड नहीं करेंगे, सल्यूट पार्टिकल का नेचर क्या है, कैटायन है सल्यूट पार्टिकल एनायन है या न्यूट्रल एटम है, उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है या कम अट्रैक्शन है, इस पर भी डिपेंड नहीं करेंगे। तो बात आती है कि ऐसी प्रॉपर्टी कौन कौन है। एक मिनट रुको बच्चों, बात समझ पाए आप लोग? समझ पाए? एक मिनट रुको जरा, एक मिनट रुको, बात कर लूं जरा फोन पे, है ना? तुम लोग जो है ना मार खिलाओ इससे पहले बात कर लो। एक सेकंड, क्योंकि अब पढ़ाना शुरू करूंगा तो बीच में डिस्टर्ब मजा नहीं आएगी फिर। हाँ भाई, तुम लोगों के चक्कर में ना यदि मैं
मार खाया तो तुम लोगों को भी दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। भाई यहाँ बारिश हो रही है बहुत ज्यादा, सुबह से बारिश चल रही है, तो मार्केट ही बंद है, मार्केट ही नहीं खुली है। तो क्या है कि सामान मेरा आता रहता है, जानता है मुझे, तो उन्होंने फोन किया उसको, तो वो कह रहा है बस 5 मिनट में मैं खुलवाता हूँ आप शॉप। भाई कितना बज रहा है? 11:30 बज रहा है। मार्केट क्यों? सुबह से पानी गिर रहा है, सुबह से पानी गिर रहा है। चलो आगे बढ़े। अच्छा, तो ऐसी प्रॉपर्टी होती कौन कौन है? तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है कौन कौन, देखो जरा कौन कौन होती है। एक होती है रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का मतलब डेल्टा टीबी, ये भी सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। तीसरा, डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। चौथा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी सिर्फ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिस्पर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये चार प्रॉपर्टी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती हैं, ना तो साइज पे ना नेचर पे। ध्यान रखना, गौर से मेरी बात सुनना सब लोग, ध्यान रखना, वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब नेचर पे भी डिपेंड करती है, ये सब नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे भी डिपेंड करती है ना। तो ध्यान रखिए, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, वेपर प्रेशर, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन है? ये है। क्लियर है? हाँ भाई बच्चों, तो देखो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ये है, ठीक है, क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? कौन कौन सी? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिपर्शन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ये बात सबको क्लियर है? क्या ये बात सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, क्लियर है? ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। यस, क्लियर है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलो
क्लियर है। अब यार देखो जरा, प्रॉब्लम बताता हूं, अब देखना, इतनी बात समझ गए सब लोग? समझ गए। अब देखो हुआ क्या, ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ, और इन सबके फार्मूले मैं पीछे पढ़ा चुका हूं। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का भी फार्मूला पढ़ा चुका हूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का भी, इनका भी। इसके फार्मूले मैंने क्या क्या पढ़ाए हैं जरा देखो आप लोग, देखिए इन सबके फार्मूले पढ़ाए हैं। ये किसके बराबर है? काईए के बराबर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये किसके बराबर है? केबी इंटू एम के बराबर है। ये किसके बराबर है? के एफ इंटू एम के बराबर है। ये किसके बराबर है? सी आर टी के बराबर है ना? ये देखिए, अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको और आगे ले चलता हूं, अगले पेज पे गौर से ध्यान दीजिएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है, गौर से देखिए, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल, एब नॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या चीज है इसको समझाता हूं, ये क्या चीज है इसको समझाता हूं, इसको समझाता हूं। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? सारे बच्चे जरा इसको समझें कि ये क्या है। देखो हुआ क्या, देखिए गौर से ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दो बच्चों, समझना। जैसे पानी है, मैंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट के थ्रू पानी का बॉइलिंग पॉइंट चेक किया। तो कैसे चेक करोगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू पानी का बॉइलिंग पॉइंट? भाई एक्सपेरिमेंट के थ्रू पानी का बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालोगे? आप पानी को हीट करोगे। ये हमारा पानी है, ये देखो ये हमारा पानी है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब मैंने इसको हीट किया, तो जब मैंने हीट किया, जरा हीट कर देता हूं, है ना? ये देखो मैंने इसको हीट किया, मैंने इसको हीट किया, ठीक है? अब मैं इसको हीट कर रहा हूं,
हाँ भाई बच्चों, अब जरा देखो यार, अब गौर से ध्यान दीजिए। तो अब क्या है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट सेट किया। देखो ये पानी है, मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता है, मैंने इसको हीट किया। अब जब हीट किया तो इसकी वेपर बनी, ये देखो वेपर बनी, है ना, ये देखो वेपर बनी। अब मैंने क्या किया, बैरोमीटर लगा के इसका प्रेशर चेक किया। मैंने क्या किया, बैरोमीटर लगा दिया। बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है। इंस्ट्रूमेंट, इस जगह पे एक इंस्ट्रूमेंट सेट कर दिया, बैरोमीटर। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर चेक करता है। अब हम हीट करते जा रहे हैं, बैरोमीटर में प्रेशर की रीडिंग आती जा रही है, और ये कौन सा प्रेशर है, वेपर प्रेशर है। तो मैं इसको हीट कर रहा हूं, बैरोमीटर में प्रेशर की रीडिंग आ रही है, और रीडिंग आ रही है, तो जैसे ही वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया, तो मैंने यहां पे लगा रखा है थर्मामीटर। थर्मामीटर लगा रखा है, इसकी भी रीडिंग पढ़ ली, और रीडिंग पढ़ी तो मैंने देखा टेम्परेचर जो है वो कितना आ रहा है, 100 डिग्री आ रहा है। तो मैंने कहा कि यार वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100। ये एक्सपेरिमेंट से निकला। मैंने क्या किया, वाटर को हीट करना चालू किया, इसमें एक थर्मामीटर लगाया जो टेम्परेचर को दिखाएगा, और साथ साथ में एक बैरोमीटर लगा है जो वेपर के प्रेशर को मेजर करेगा। हीट करता जा रहा हूं, वेपर बनती जा रही है, बैरोमीटर में प्रेशर की रीडिंग आती जा रही है। अब प्रेशर की रीडिंग आती जा रही है, तो जैसे ही प्रेशर की रीडिंग उतनी आ गई जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 1। तो जैसे ही बैरोमीटर में 1 रीडिंग दिखाया, वैसे ही मैंने टेम्परेचर चेक किया, 100 डिग्री दिखा रहा है, तो यही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। मगर ये मैंने एक्सपेरिमेंट से किया है, किसी फार्मूले से नहीं निकाला है ना। अब गौर समझिए, अब मैंने इसमें सलूट डाल दिया। अब मैंने इसमें क्या किया, नमक डाल दिया, सलूट डाल दिया। अब सलूट हमारा अलग अलग है। कभी मैंने सलूट यूरिया डाला, तो पहले मैंने सलूट यूरिया डाला, ठीक है, पहले मैंने सलूट यूरिया डाला। अब सलूट डाल दिया, अब सलूट डाल दिया तो ये सोल्यूशन बन गया। अब मैं सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहा हूं। अब मैं सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकाल रहा हूं। मैंने इसको हीट करना चालू किया। अब जब मैंने हीट करना चालू किया, वेपर बनी, और वेपर का प्रेशर बैरोमीटर में आ रहा है। जैसे ही बैरोमीटर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वैसे ही मैंने टेम्परेचर की रीडिंग चेक की, और जो टेम्परेचर की रीडिंग आई वो क्या आया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। सपोज करो यूरिया वाले सोल्यूशन की रीडिंग आ गई 103 डिग्री। ये देखो, यूरिया वाले सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 103 डिग्री आया, तो डेल्टा टीबी कितना आया, डेल्टा टीबी कितना आया, 103 माइनस 100, तो डेल्टा टीबी आ गया 3 डिग्री। ये मैंने कैसे निकाला, एक्सपेरिमेंट से। क्या इसमें फार्मूला लगाया, नहीं लगाया, ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। क्या एक्सपेरिमेंट किया, फिर से समझिए। मैंने पानी में यूरिया डाल दिया, सोल्यूशन बन गया। अब मैं हीट कर रहा हूं तो उसकी वेपर बन रही है। जैसे ही उसकी वेपर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुई, तो मैंने टेम्परेचर की रीडिंग पढ़ी। टेम्परेचर की रीडिंग पढ़ी तो वो 103 आई। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन 103 है। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया, 3। क्यों, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये एक्सपेरिमेंट के सेटअप से मैंने निकाला। किसी ने कहा यार एक्सपेरिमेंट के सेटअप की जरूरत ही क्या है, तुम्हारे पास तो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है। क्या थ्योरी है, तुम्हारे पास सिंपल सी थ्योरी है कि तुम इस फार्मूले को लगा दो, ये फार्मूला लगा दो। कैसे, आपने रखा इसका केबी, वाटर का केबी एक कांस्टेंट होता है। फिर आपको पता है आपने पानी कितना ले रखा है, आपको पता है आपने सलूट कितना डाला है, आपको पता है। भाई आप सलूट ऊपर से तौल के डाल दो, हाँ 10 ग्राम सलूट है। पानी आपने तौल के नीचे डाल रखा है, तो आपको मास भी पता है सलूट का, और सॉल्वेंट का भी मास पता है, तो मोलरिटी निकल आई, और मोलरिटी यहां पे रख दी ऐसे, तो आपको डेल्टा टीबी काउंट हो गया। मगर क्या मैंने कोई एक्सपेरिमेंट किया, नहीं, ये तो पेन कॉपी पे आया है। ये डेल्टा टीबी कितना आया है, पेन कॉपी पे आया है। और सपोज करो ये डेल्टा टीबी 3 आ रहा है, मैंने बस ऐसे ही वैल्यू बनाई है,
मैंने बस ऐसे ही वैल्यू बनाई है, चलो इसको लगभग 3 के आसपास कर दें, इसको लगभग 3 के आसपास कर देते हैं। ये देखो, सपोज करो डेल्टा टीबी की वैल्यू 3 आ रही है, ये देखिए, तो ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, पेन कॉपी पे निकली 3, और ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, दोनों बराबर आ रही है, दोनों बराबर आ रही है। इसका मतलब हमारी थ्योरी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारी थ्योरी सही है। भाई हम इतना बड़ा, इतना पैसा लगा के एक्सपेरिमेंटल सेटअप करें, इतना पैसा लगा के एक्सपेरिमेंटल सेटअप करें, या फिर बिना पैसे के पेन कॉपी पे निकाल लें। ये थ्योरी बनाई क्यों जाती है, इसीलिए बनाई जाती है, इसीलिए बनाई जाती है। तो मैंने देखा कि यार थ्योरेटिकल वैल्यू जो पेन कॉपी पे निकाली जा रही है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बराबर आ रही है, इसका मतलब हमारी थ्योरी सही है। क्लियर है? अच्छा, अब मैंने क्या किया, यूरिया की जगह मैंने कॉमन सॉल्ट ले लिया। कॉमन सॉल्ट मतलब NaCl सॉल्यूट ले लिया, NaCl सॉल्यूट लिया और इसको डाला। ठीक, अब मैंने हीट किया, बैरोमीटर में प्रेशर की रीडिंग आ रही है, आ रही है, आ रही है। जैसे ही बैरोमीटर में प्रेशर की रीडिंग 1 एटमॉस्फेरिक हुई, मैंने टेम्परेचर चेक किया, और टेम्परेचर जो है NaCl सॉल्यूशन का, देखो NaCl सॉल्यूशन का टेम्परेचर जो है, NaCl सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो मान लो आ गया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया इतना 105। तो डेल्टा टीबी कितना हुआ, डेल्टा टीबी हो गया 5, 105 माइनस 100, 5। ये निकला कैसे, एक्सपेरिमेंट से। अब मैंने इसी को थ्योरेटिकल चेक किया, डेल्टा टीबी, केबी सॉल्वेंट का होता है, सॉल्वेंट वही है। अब मैंने इसका कंसंट्रेशन रखा, सपोज करो 2 मोलर। अब मल्टीप्लाई करो तो ये 5 नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई करो तो ये 5 नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितना आएगा, 4, 2 और 5 दूनी 10, 1, ऐसे आएगा, इतना आ रहा है। मगर ये 5 नहीं आ रहा है, देखो ये 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू NaCl के केस में मैच नहीं कर रही है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू NaCl के केस में मैच नहीं कर रही है। NaCl के केस में डेल्टा टीबी आ रहा है 5, और यहां कितना आ रहा है 1.025। इसका मतलब क्या हुआ, गौर समझना, इसका मतलब हुआ कि यार कुछ केस में, कुछ सॉल्यूशन में थ्योरेटिकल वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मैच कर रही है, और कुछ केस में मैच नहीं कर रही है। इसी को कहते हैं एबनॉर्मल बिहेवियर। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि बहुत सारे सॉल्यूशन में जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी और जो थ्योरेटिकल वैल्यू थी वो मैच कर रही थी, और बहुत सारे सॉल्यूशन में मैच नहीं कर रही थी। इसी को कहा गया एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो किसी ने कहा यार ऐसा हो क्यों रहा है, यदि थ्योरी गलत है तो किसी में सेम आंसर नहीं आना चाहिए। यदि थ्योरी गलत है तो भाई यूरिया वाले सॉल्यूशन का सेम क्यों आ रहा है, और यदि थ्योरी सही है तो NaCl वाले का सेम क्यों नहीं आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, थ्योरी सही भी है मगर किसी जगह पे जाके थ्योरी गलत भी हो रही है। इसी को कहा गया एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो पहली बात, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझ पाए। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है ये समझ पाए। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है ये समझ पाए कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू कुछ केस में मैच कर रही है और कुछ केस में मैच नहीं कर रही है। अब प्रॉब्लम यह है कि कुछ केस में यदि मैच कर रही है तो इसका मतलब थ्योरी सही है, और मैच नहीं कर रही है इसका मतलब थ्योरी गलत भी है कहीं ना कहीं। तो प्रॉब्लम यह है कि ऐसा क्या हो रहा है, इसी को एबनॉर्मल बिहेवियर कहा गया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया किसने, वान ठाफ ने। कैसे, बताता हूं। डेल्टा टीबी वाली बात नहीं समझ में आई सर, एक बता दो। अच्छा ठीक है,
ओके चलो आओ। अरे भाई डेल्टा टीवी वाली बात का मतलब है तुमने एक्सपेरिमेंट से डेल्टा टीवी निकाला और पेन कॉपी में कैलकुलेट करके डेल्टा टीवी निकाला। ये तो मैंने अपनी तरफ से रैंडम वैल्यू डाल रखी है, ये तो मैंने अपनी तरफ से रैंडम वैल्यू डाल रखी है बस आपको समझाने के लिए, है ना। तो तुमने एक्सपेरिमेंट से डेल्टा टीवी निकाला और पेन कॉपी पे फार्मूले से डेल्टा टीवी निकाला किसी सोल्यूशन का, दोनों मैच कर गया, इसका मतलब ये थ्योरी सही है। मैच नहीं किया इसका मतलब ये थ्योरी गड़बड़ कर रही है। तो डेल्टा टीवी वाला फार्मूला कुछ केस में सही आंसर दे रहा है और कुछ केस में गलत दे रहा है, इसी को कहा गया एबनॉर्मल बिहेवियर। और ये प्रॉब्लम आ क्यों रही है, इसको सॉल्व किया किसने, वान टॉप ने। इसको सॉल्व किया किसने, वान टॉप ने। कैसे सॉल्व किया अब जरा समझो, अब जरा समझो कि वान टॉप ने ये बात कैसे सॉल्व की। और उन्होंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, इसलिए उनको रिगार्ड देने के लिए हम लोगों ने उसका नाम रख दिया वान टॉप फैक्टर। वान टॉप फैक्टर, वान टॉप फैक्टर है आई। क्या होता है मैं समझाता हूं। वान टॉप ने कहा कि यार देखो कुछ तो गड़बड़ है, थ्योरी सही भी है थ्योरी गलत भी है, तो गड़बड़ कहां हो रहा है, गड़बड़ कहां हो रहा है। तो वान टॉप ने समझाया, वान टॉप ने कहा देखो तुम कह रहे हो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ तो जब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ये तो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वान टॉप ने कहा इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब कभी नंबर आप सही रख रहे हो कभी नंबर आप गलत रख रहे हो। भाई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ओनली 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 डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो जब वो सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं, इसका मतलब कभी कभी आपका नंबर फार्मूले में सही रखा जा रहा है और कभी कभी आप सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर गलत रख रहे हो। तो लोगों ने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने अब बात समझाई, गौर सुनो। जो फार्मूले में सॉल्यूट पार्टिकल रखा जाता है वो यहां का रखा जाता है। जैसे गौर सुनिए, मैंने 1 मोल यूरिया लिया, ध्यान दीजिएगा जरा मैं क्या कह रहा हूं। मैंने 1 मोल यूरिया लिया, 1 मोल यूरिया को मैं कुछ दूसरी तरह से लिखता हूं जैसे आप समझ पाओ, है ना। मैंने 10 मॉलिक्यूल यूरिया के लिए, तो जब वो पानी में गया तब भी 10 था, पानी में गया तो भी 10 है, और जबकि मैंने यहां से 10 मॉलिक्यूल यूरिया के डाले तो पानी में भी 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इत्तेफाक की बात है 10 लिखे 10 ही थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितने मैंने यहां से डाले पानी के अंदर भी उतने हैं। तो फार्मूला सही आया। इन्होंने देखो क्या समझाया वान टॉप ने कि आप वो नंबर डालते हो फार्मूले में जो आप ऊपर लेते हो, मगर एक्सपेरिमेंट जो होता है वो नंबर पड़ता है जो सॉल्यूशन के अंदर होता है। एक्सपेरिमेंट वो नंबर पड़ता है सॉल्यूट के जो सॉल्यूशन के अंदर होता है, और आप वो नंबर पढ़ते हो जो आप ऊपर से डालते हो। ऐसे आप ऐसे कर रहे हो, देखो मैं 10 मॉलिक्यूल डाल रहा हूं और एक्सपेरिमेंट किस नंबर को पढ़ता है जो यहां पर होते हैं। तो जब यहां के नंबर और यहां के नंबर सेम होते हैं तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और फार्मूला सेम आंसर देते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों लोग सेम नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पढ़ रहे हो। एक्सपेरिमेंट भी 10 मॉलिक्यूल पढ़ रहा है, आप भी 10 मॉलिक्यूल पढ़ रहे हो, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब एक्सपेरिमेंट पढ़ रहा हो 10 मॉलिक्यूल। ये देखो आप कर रहे हो NaCl, NaCl के आपने 10 मॉलिक्यूल डाले, जब ये पानी में गया तो NaCl पानी में क्या होता है, आयोनाइज होता है, आयोनाइज होता है ऐसे ऐसे। तो देखो आपने 10 मॉलिक्यूल डाले तो T = 0 पर 0 0, अब 10 डाल दिए पानी के अंदर, 10 के 10 चले गए तो बचे कितने, 0।
अब जब 10 गए तो 10 ये आ गए, 10 ये आ गए। पानी के अंदर क्या है? पानी के अंदर 10 सोडियम आयन है और 10 Cl आयन है। तो देखो, आप कह रहे हो कि मैंने 10 मॉलिक्यूल सल्यूट के डाले हैं, मगर पानी के अंदर वो 20 हो गए। क्यों? 10 सोडियम आयन, 10 Cl आयन। चेक करो, पानी के अंदर कितने हो गए? वो 20 हो गए सल्यूट पार्टिकल। भाई अभी पूरा एक सल्यूट पार्टिकल था, अब ये 2 सल्यूट पार्टिकल हो गए, एक कैटायन एक एनायन। तो उनका कहना था कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सपेरिमेंट अलग सल्यूट पार्टिकल के नंबर महसूस कर रहा है और आप फार्मूले में अलग सल्यूट पार्टिकल के नंबर डाल रहे हो। आप फार्मूले में 10 डाल रहे हो और जबकि एक्सपेरिमेंट कितने महसूस कर रहा है? 20 सल्यूट पार्टिकल महसूस कर रहा है। इसीलिए दोनों का आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो वो मॉलिक्यूल जो पानी में एसोसिएट या डिसोसिएट होते हैं, उस केस में आपकी वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम नहीं आती है। क्यों सेम नहीं आती है? क्योंकि एक्सपेरिमेंट अलग नंबर महसूस कर रहा है और आप अलग नंबर डाल रहे हो। तो दोनों की वैल्यू सेम कैसे आए? और जब सल्यूट पार्टिकल जितने आप डाल रहे हो उतने ही एक्सपेरिमेंट भी महसूस कर रहा है, तो सेम आती है। तो जब सल्यूट पार्टिकल पानी में किसी भी तरह का गड़बड़ सड़बड़ नहीं करता है, मतलब ना एसोसिएट होता है ना डिसोसिएट होता है, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम आती है। मगर यदि वो सल्यूट पार्टिकल पानी में जाके डिसोसिएशन कर रहा है, तो फिर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंट अलग नंबर महसूस कर रहा है और आप फार्मूले में अलग नंबर डाल रहे हो। ये बताई बात किसने? वान ठाप ने। वान ठाप ने कहा रायता यहां फैला हुआ है। वान ठाप ने प्रॉब्लम बता दी, तो लोगों ने कहा क्या बात है यार, आपने प्रॉब्लम बता दी है तो अब यार इसका सॉल्यूशन भी बता दो किसी तरह से। वान ठाप से कहा गया कि प्लीज यार इसका सॉल्यूशन भी बता दो किसी तरह से। क्या हम ये जितनी थ्योरी पढ़ी है, या तो एक रास्ता है कि ये थ्योरी फिर से पढ़ो, फिर से नए फार्मूले निकालो, या फिर इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर दो, तो वान ठाप ने क्या किया? एक नई चीज इंट्रोड्यूस की। क्या इंट्रोड्यूस की? जरा देखो, वान ठाप ने एक नई चीज इंट्रोड्यूस की। देखो, वान ठाप ने कहा यार परेशान ना हो तुम लोग, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। ध्यान दीजिए, मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। देखो, ये हम सल्यूट डाल रहे हैं और ये हमारा सॉल्वेंट है। तो वान ठाप ने कहा कि मान लो आप पहले n मोल सल्यूट डाल रहे थे, हाँ, तो पानी में जाके अब मान लो वो कितने हो जाते हैं? I इंटू एन हो जाते हैं, I इंटू एन मोल हो जाते हैं। पानी में जाके कितने हो जाते हैं? I इंटू एन हो जाते हैं। तो अभी तक आप फार्मूले में ये वैल्यू डाल रहे थे, तो उन्होंने कहा फार्मूले में ये वैल्यू डालो। फार्मूले में कौन सी वैल्यू डालो? ये ऊपर से आप एन मोल डाल रहे हो, मगर पानी में जाके वो कितने हो जाते हैं? I इंटू एन। आई मैंने अपनी तरफ से एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर दिया, और उस वेरिएबल का नाम वान ठाप फैक्टर रखा गया, वान ठाप को रिगार्ड देने के लिए। तो अब सारे फार्मूले वान ठाप ने ऐसे चेंज करा दिए। गौर से देखो, अभी फार्मूला हमारा क्या था? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू काई ए। काई ए का मतलब मोल ऑफ सोल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। अभी फार्मूला ये था। तो वान ठाप ने कहा नहीं, अब ये फार्मूला ऐसे नहीं चलेगा, अब ये फार्मूला ऐसे चलेगा। क्यों? क्योंकि सल्यूट पार्टिकल के नंबर अब हम वो रखेंगे जो पानी के अंदर है। ऐसे चलेगा, जहां जहां सल्यूट पार्टिकल है वहां पे क्या लिख दो? I इंटू एन लिख दो। ऐसे चलेगा।
अब वान ठाप ने कहा अब आप फार्मूले में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लो, ऐसा कर लो, मतलब यहां वाले नंबर ना लिख के आप यहां वाले नंबर लिखो, पानी के अंदर वाले। इसी चीज को सिंपली फॉर्म में ऐसा लिख दिया जाता है, मगर ये गलत है, ध्यान रखना, ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। जब आई आप ऐसा लिखते हो तो इसका मतलब ये वाला आई लिख रहे हो, ये वाला लिख ही नहीं रहे हो, और जबकि आई दोनों जगह है। तो ये एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है, मगर इसका मतलब आप ये समझिएगा, बहुत बच्चे गलत करते हैं, ये बात बुकों में गलत लगी है, इसलिए मैं बार बार मेंशन करा रहा हूं। तो देखो, जहां जहां सॉल्यूट पार्टिकल है वहां वहां आप कितने नंबर लिखो, आई इंटू एन ए, एन मोल की जगह आई इंटू एन ए। तो उन्होंने वो फार्मूला कर दिया। अब दूसरा फार्मूला देखो, यहां पे देखो, डेल्टा टी बी इक्वल टू क्या होता है, के बी इंटू एम। तो इन्होंने इसको भी चेंज कर दिया, इन्होंने कहा भाई जहां जहां सॉल्यूट पार्टिकल है वहां वहां ये हो जाएगा। तो इन्होंने इसका फार्मूला लिख दिया, डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, वन टॉप फैक्टर लगा दिया। और कैसे किया, देखो आई कहां आएगा, सिर्फ ऊपर आएगा, क्यों, मोलरिटी का फार्मूला क्या है, मोल ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1000, या केजी कर लो, अभी मैं केजी कर लेता हूं। तो यहां तो सॉल्यूट है नहीं, तो आई कहां आएगा, यहां, पहले फार्मूला ये था, तो इन्होंने कहा नहीं, अब फार्मूला ये होगा, ये होगा, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर कितने रखने हैं, एन नहीं रखने हैं, आई एन रखना है। तो यहां पर आई ऊपर है, तो ऊपर है आई, तो आप चाहे यहां लिखो चाहे यहां लिखो, कहीं पर भी लिखो। तो उन्होंने इस तरह से लिख दिया, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। तो आप ध्यान रखना, आई का मल्टीप्लाई नहीं किया है उन्होंने सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर चेंज किए, आई इंटू एन ए। बाकी सब में सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल ऊपर होता है, नीचे होता ही नहीं है, सिर्फ इसी में नीचे भी होता है, बाकी सब में सिर्फ ऊपर है, ये देखो, और कहीं नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फार्मूला ये कर दिया। इसी तरह से डेल्टा टीएफ का फार्मूला भी उन्होंने चेंज कर दिया। उन्होंने कहा नहीं यार, ये फार्मूले गलत हैं, आप अच्छा फार्मूला बनाओ, यूनिवर्सल फार्मूला बनाओ। ये देखो ऐसे, ये देखिए, इसी तरह उन्होंने ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ भी किया। अब देखो, मोलरिटी में भी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल सिर्फ कहां है, ऊपर है, मोल सिर्फ कहां है, ऊपर है। तो ध्यान रखना, ये फार्मूले तो सारे सही लिखे हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन तो यही होगा, मगर इस चीज का मतलब ये चीज है, जरा ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या किया, वान ठाप ने क्या किया कि जहां जहां सॉल्यूट पार्टिकल थे, जहां जहां सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर थे, वहां वहां उन्होंने सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर आई इंटू एन ए डाल दिए, आई इंटू एन ए, जिसको सिंपल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। अब ये सारे फार्मूले यूनिवर्सल फार्मूले हैं, हर केस के लिए ये यूनिवर्सल फार्मूले हैं। मतलब ये हर सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है। अभी ये वाला जो फार्मूला था, ये तब वैलिड था जब सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर अंदर और सॉल्यूशन के अंदर दोनों जगह सेम हो, जैसे यूरिया। ये कब वैलिड थे, जब सॉल्यूट पार्टिकल जितने मोल आप बाहर डाल रहे हो उतने ही मोल सॉल्यूशन के अंदर है, तब के लिए वैलिड थे। वान ठाप ने इसमें एक नंबर जोड़ दिया, आई जोड़ने से ये फार्मूले यूनिवर्सल हो गए, मतलब चाहे सॉल्यूट कैसा भी हो सबके लिए एप्लीकेबल है, जबकि ये सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। वान ठाप ने क्या किया, फार्मूले में मॉडिफिकेशन कर दिया, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऊपर वाले न लिख के उन्होंने जहां जहां सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर थे वहां वहां पे पानी के अंदर वाले सॉल्यूट पार्टिकल डाल दिए, और पानी के अंदर वाले सॉल्यूट पार्टिकल का नाम क्या रखा, आई इंटू एन ए। तो लोगों ने कहा ठीक है, आई कैसे निकालेंगे,
उन्होंने कहा आपने ठीक किया है, मान गया, मगर ये आई निकलेगा क्या, वांट ऑफ फैक्टर निकालेंगे कैसे, और क्या होता है वांट ऑफ फैक्टर, इसकी डिटेल तो दो, इसकी डिटेल तो दो। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, आपने बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा कि मैंने 3 हेडिंग पढ़ाई और तीनों हेडिंग में से कभी भी इनका क्वेश्चन नहीं कराया। देखो इनके क्वेश्चन कराए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराए, क्या इनके मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए, नहीं कराए। ना मैंने इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया, ना इसका कराया, ना इसका कराया। क्यों नहीं कराया? क्योंकि ये फार्मूले आधी जगह पे लगेंगे, आधी जगह पे नहीं लगेंगे। इसलिए मैं आधा अधूरा काम करूं क्यों, मैं डायरेक्ट तुम्हें ये फार्मूला पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा ये फार्मूला लगाऊंगा, ये, क्योंकि ये यूनिवर्सल फार्मूले हैं। इसी वजह से इन फार्मूले पर कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, जबकि इनकी पूरी थ्योरी पढ़ा दी, आपको पूरा बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया, आपको पूरा फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा दिया, आपको पूरा ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया, मगर इन फार्मूले पर बेस्ड मैंने क्वेश्चन नहीं कराए, इन फार्मूले पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं कराए। क्यों? क्योंकि ये फार्मूले आधे अधूरे हैं। यदि मैं बोर्ड पे लगा दूंगा तो फिर बच्चे के दिमाग में आ जाएगा कि यही फार्मूले यूज करने, इसीलिए मैंने इनको पढ़ाया ही नहीं। अब मैं पढ़ाऊंगा, ये फार्मूले हमेशा यूज करने हैं विद आई, विद वांट ऑफ फैक्टर। जब भी डेल्टा टीबी वाला फार्मूला यूज करोगे विद वांट ऑफ फैक्टर, जब भी डेल्टा टीएफ वाला फार्मूला यूज करोगे विद वांट ऑफ फैक्टर, जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर वाला फार्मूला यूज करोगे विद वांट ऑफ फैक्टर, जब भी रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर वाला फार्मूला यूज करोगे विद वांट ऑफ फैक्टर। विदाउट वांट ऑफ फैक्टर ये चारों फार्मूले यूज नहीं करोगे, क्योंकि वो फार्मूले यूनिवर्सल नहीं है, सभी केसों के लिए वैलिड नहीं है, कुछ केस के लिए सही है, कुछ के लिए गलत है। तो ऐसी चीज यूज ही क्यों करें, हम हमेशा वो यूज करेंगे जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। क्लियर है इतनी बात? अब बात आती है कि ये आई निकलेगा कैसे, वांट ऑफ फैक्टर निकलेगा कैसे। तो देखो वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकाला जाता है, क्या होता है, जरा ये देखो। इन्होंने वांट ऑफ फैक्टर की डिफिनीशन बताई। इन्होंने कहा यार ये जो वांट ऑफ फैक्टर होता है वो ये होता है, इन्होंने कहा वांट ऑफ फैक्टर ये होता है, देखो टोटल नंबर ऑफ solute particle, total number of mole of solute particle after dissociation या एसोसिएशन, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ solute particle बिफोर एसोसिएशन, मतलब इनिशियली टेकन, बिफोर एसोसिएशन, इसका मतलब इनिशियली टेकन, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ solute particle इनिशियली टेकन, मतलब बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन, बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। ये इन्होंने फार्मूला बताया कि जो वांट ऑफ फैक्टर है, ठीक है, वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ solute पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन, और टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ solute पार्टिकल इनिशियली टेकन या बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन। मतलब समझते हो, इस जगह के टोटल नंबर ऑफ solute पार्टिकल डिवाइडेड बाय इस जगह के टोटल नंबर ऑफ solute पार्टिकल, इस जगह के टोटल नंबर ऑफ solute पार्टिकल कितने हैं, ये हैं, इस जगह के टोटल नंबर ऑफ solute पार्टिकल कितने हैं, ये हैं। देखो कट गया तो क्या आ गया, आई आ गया कि नहीं, आई आ गया कि नहीं है। तो उन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ solute पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन वाले कौन है, ये जब डिसोसिएशन हो गया उसके बाद के solute पार्टिकल ये है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ solute पार्टिकल इनिशियली टेकन, मतलब शुरुआत में जो तुमने लिए, शुरुआत में जो पानी में कौन से डाल रहे हो, ये डाल रहे हो,
तो ये डिवाइडेड बाई ये, तो ये कितने हैं ni डिवाइडेड बाई n। देखो i आया कि नहीं आया, इसी को इन्होंने फार्मूला बनाया, ये देखिए ऐसे, इसी को इन्होंने फार्मूला बनाया ऐसे। अच्छा, अब मालिकुलर मास के फॉर्म में इन्होंने ये बताया, देखो मालिकुलर मास के फॉर्म में इस फार्मूले को इन्होंने कैसे कहा, यही फार्मूला है, देखो इसको बोला एबनॉर्मल, एबनॉर्मल मालिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, मालिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नॉर्मल मालिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। देखो बच्चों, ये फार्मूला आप अभी लिख लो, क्यों, क्योंकि इसी जगह पे लिखा है। इसको अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा एक क्लास के बाद, जब इस पर क्वेश्चन कराऊंगा। जब इस पर क्वेश्चन आएगा ना, तो ये बात तुम अच्छे से समझ पाओगे। अभी आपको समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा है। मैं इस फार्मूले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसको मैंने एक्सप्लेन किया, इसको नहीं कर रहा। इसको सिर्फ लिख लो जैसे दोनों फार्मूले एक ही जगह पे लिखे हो। ये इस चीज का मतलब क्या है, ये मैं आज नहीं कल डिस्कस करूंगा, कल इसका क्वेश्चन कराऊंगा, तो कल डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज आप सिर्फ फार्मूला लिख लो, इस पर डिस्कशन नहीं किया है मैंने, देखो इसको समझाया नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैं इसको समझाऊंगा, आप परेशान मत होइएगा। इतनी बात ठीक है, यस या नो बोलो, इतनी बात ठीक है। वान टाफ ने क्या बताया, ये बात समझ में आई सबको, कि वान ठाप ने क्या बताया है, वान ठाप ने ये बताया है कि भाई जो हम सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ले रहे हैं वो ठीक नहीं ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर n जो थे उनको चेंज करके i इंटू एन कर दिया, इसीलिए सारे फार्मूले चेंज हो गए। डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू एम हो गया, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई के एफ इंटू एम हो गया, पाई इक्वल टू आई सी आर टी हो गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई का ये हो गया। ये यूनिवर्सल फार्मूले हैं, हमें यही फार्मूले यूज करने हैं। क्लियर है ये बात? माउस बेटा आ रहा है रास्ते में, यस क्लियर है। हाँ हाँ बेटा, लिखने का समय दे रहा हूं, आप लिखो, आराम से लिखो, आप आराम से लिखो। ये लो, इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो। फिर मैं आपको बताता हूं कि वन टॉप फैक्टर निकालोगे कैसे। अभी शुरू हुआ है वन टॉप फैक्टर, आज की क्लास के बाद कल की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होंगे, इनके एप्लीकेशन होंगे। अब देखो बच्चों, अब बात आता है कि यार इसको निकालेंगे कैसे। अब देखो, जब सॉल्यूट पार्टिकल को पानी में डालोगे तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है सॉल्यूट पार्टिकल पानी में जाए, ना एसोसिएशन करे ना डिसोसिएशन करे, जैसे था वैसे ही रहे। हो सकता है सॉल्यूट पार्टिकल पानी में जाए और ब्रेक हो जाए, है कि नहीं, और हो सकता है सॉल्यूट पार्टिकल पानी में जाए और जुड़ जाए, एसोसिएट हो जाए। तो तीन केस की पॉसिबिलिटी है। जब सॉल्यूट पार्टिकल पानी में जाए, कुछ ना करे, जैसा था वैसा ही रहे। हो सकता है सॉल्यूट पार्टिकल पानी में जाए और डिसोसिएट हो जाए, हो सकता है सॉल्यूट पार्टिकल पानी में जाए और जुड़ जाए। तीन पॉसिबिलिटी है। तो तीनों पॉसिबिलिटी पर आई कैसे निकलेगा, अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं। तो देखो, एक एक करके, एक एक करके, है ना। केस वन, जब सॉल्यूट पार्टिकल पानी में जा रहा है, ना एसोसिएशन कर रहा है ना डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन, नो एंड नो एसोसिएशन, ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना एसोसिएशन हो रहा है। एक मिनट बच्चों, आप लोग जरा ये हेडिंग लिखो, है ना, मैं गेट में देख के आता हूँ, बेल बज रही है, घर में भी है नहीं।
हाँ भाई बच्चों, आ गया है, ठीक है, लगाते हैं फिर क्लास लेते हैं। बस 1 सेकंड में लग जाएगा, 1 सेकंड में लग जाएगा, काम करने लगेगा। हाँ, तब तक आप लोग हेडिंग डाल दो, नो डिसोसिएशन नो एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है। अच्छा, उसने ये वाला दे दिया है, प्लक वाला, कोई बात नहीं। हाँ यार, अब ये देखो आ गया माउस, ये देखो दिख रहा है ना, आ जाओ, अब 1 सेकंड में सही कर देता हूँ। चलो भाई, अब सही है। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्लास। हाँ, अब आप लोगों के कमेंट प्रॉपर दिख रहे हैं, है ना। सारा मामला क्लियर है। माइक, साउंड अब सही कर लेते हैं, आवाज क्रैक हो रही है सही। माइक बंद था, माइक बंद था, अब आ रही है, चेक करो। माइक बंद कर, माइक बंद था, अब आ रही है। हाँ, अच्छा, तो देखो पहला केस क्या है, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, मतलब जब जितने मोल पानी में डाल रहे हो उतने ही मोल हैं। तो जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ नहीं होता है तो इन्होंने बताया आई की वैल्यू 1 होती है। जब एसोसिएशन और डिसोसिएशन कुछ नहीं होता है तो आई की वैल्यू 1 रखनी है। तो इन्होंने कहा ठीक है, मगर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन से मॉलिक्यूल एसोसिएशन और डिसोसिएशन नहीं करेंगे। तो देखो कौन से मॉलिक्यूल एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं करते, कौन से नहीं करते, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ना तो एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, सुक्रोज, ना तो ये पानी में एसोसिएशन करते हैं ना डिसोसिएशन करते हैं, किसी भी तरह का कार्बोहाइड्रेट नहीं करता है। उनके लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू 1। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन भी ना तो एसोसिएशन करते हैं ना डिसोसिएशन करते हैं। जैसे आप यूरिया डाल दो, ठीक है, हेक्सेन डाल दो, साइक्लोहेक्सेन डाल दो, टाइलुइन डाल दो, इन सब के लिए वांटा फैक्टर की वैल्यू क्या होगी 1। क्यों? क्योंकि ना तो ये एसोसिएशन करेंगे ना डिसोसिएशन करेंगे।
पानी में जाने पे ये ऐसा कुछ नहीं करते। तो जो पानी में जाने पे एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं करते उनके लिए वांट ऑफ फैक्टर 1। जैसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, इसको क्या बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। यदि कहीं लिखा है नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है तो इसका मतलब ये पानी में एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं कर रहा है, उनके लिए आई की वैल्यू 1। तो जो पानी में एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं करेंगे उनके लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू हम 1 डालेंगे, ठीक है। और वो कौन कौन होंगे? कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज डाल रहे हो, फ्रक्टोज डाल रहे हो, यूरिया डाल रहे हो, सुक्रोज डाल रहे हो ये, या कोई हाइड्रोकार्बन डाल दे रहे हो, टॉलुइन, बेंजीन, ये सब। हाँ, न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड नहीं, अमीनो एसिड जो होते हैं न्यूट्रल नहीं होते, अमीनो एसिड एसिडिक या बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए वो एसोसिएशन डिसोसिएशन करते हैं। अमीनो एसिड नहीं लिखे हैं इसमें, देखो कार्बोहाइड्रेट लिखा है, कार्बोहाइड्रेट। अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट थोड़ी होते, अमीनो एसिड कार्बोहाइड्रेट कहां होते हैं, है ना, वो तो प्रोटीन होंगे। अमीनो एसिड तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात लिख रहा हूं, अमीनो एसिड नहीं लिख रहा। अच्छा, ये बात हमें समझ में आ गई। केस नंबर 1, ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन। कौन नहीं करेंगे डिसोसिएशन एसोसिएशन? कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रोकार्बन, यूरिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो पानी में जाके डिसोसिएट ना हो वो। अच्छा, अब केस नंबर 2, केस नंबर 2, मान लो कि वो पानी में जाके डिसोसिएशन करता है, ब्रेक हो जाता है। अब क्या हो रहा है? डिसोसिएशन अकर्स, डिसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन अकर्स इन सॉल्यूशन। अब देखो जरा, जब डिसोसिएशन हो रहा है तो इसका मतलब सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर बढ़ रहे हैं। डिसोसिएशन हो रहा है तो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर बढ़ रहे हैं, तो आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी। अब कितनी रहेगी, इसको कैसे निकालोगे? तो इसको निकालने का तरीका बताता हूं। इसका फार्मूला होता है डिसोसिएशन के केस में आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अब ये क्या है? जैसे ये देखो, गौर से देखिए, ये एक सॉल्यूट पार्टिकल है, अभी इसके कितने मोल हैं? 1 मोल है। अभी इसके कितने मोल हैं? 1 मोल। देखो यहां कितना लिखा है? 1। अब ये पानी में गया तो n नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल में डिसोसिएट हो गया। देखो 1 मोल था, डिसोसिएट होके कितने हो गए? n मोल हो गए, n मोल हो गए है। देखो तो n क्या है? ये है। जैसे ये देखिए, इधर देखो HCl, अब ये कितने हो गए? ऐसे। इसका मतलब 2 पार्टिकल हो गए। कितने पार्टिकल हो गए? 2 पार्टिकल। तो n की वैल्यू कितनी आई? 2। कैसे? 1 और 1 2 पार्टिकल हो गए ना। पहले कितने थे? 1 था, ये पूरा एक साथ है। अब कितने हो गए? 2। तो n की वैल्यू कितनी आई? 2। ये देखो टोटल 2 पार्टिकल हो गए, n नंबर ऑफ पार्टिकल में ब्रेक हो गया। जैसे ये देखो, इधर ध्यान दो सब लोग, इधर ध्यान दो, मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, अब ये पानी में गया तो एल्युमिनियम आयन, सल्फेट आयन। अब सल्फेट कितने हैं? 3। एल्युमिनियम कितने हैं? 2। यहां देखो n, अब n की वैल्यू क्या है? टोटल सॉल्यूट पार्टिकल, तो सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं? 2 और 3 5 है। टोटल सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं? 5। और आप चाहो तो यहां से काउंट करते हो, 2 एल्युमिनियम और 3 सल्फेट, टोटल कितने हो गए? 5। तो n की वैल्यू कितनी आई? 5। n की वैल्यू कितनी आई? 5। अब जैसे ये देखो, मैं ये लिख देता हूं, ध्यान दीजिए सब लोग। अब मैं पूछ रहा हूं n की वैल्यू बताओ। ये देखो, तो यार ये कैसे ब्रेक होगा? कॉपर आयन, सल्फेट आयन। अब वाटर थोड़ी ब्रेक होता है भाई, पानी में तो डाल ही रहे हो, तो पानी कोई थोड़ी ब्रेक होगा।
सिर्फ सॉल्ट सॉल्ट लेना है, हाइड्रेटेड फॉर्म को नहीं लेना है। तो एन की वैल्यू कितनी लिखोगे? 2, 1, 2। वाटर को नहीं लिखोगे, क्यों? क्योंकि भैया ये सब पानी में तो डाल रहे हो, पानी तो पहले से खरबों मॉलिक्यूल पड़ा है, पानी तो पहले से ही खरबों मॉलिक्यूल पड़ा है, ये पानी तो है, तो इसके नंबर नहीं लोगे। कोई बच्चा पानी के नंबर नहीं लेगा, ध्यान रखना। अब जैसे ये देखो, यहां पर देखो एन कितना आएगा, यहां पर देखो एन कितना आएगा, ये देखो। अब एन की वैल्यू निकालो, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट 3, 2 2 एल्युमिनियम 3 सल्फेट, तो टोटल कितना हुआ चेक करो, 8। तो एन की वैल्यू कितनी आई? 8। 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, 2 पोटेशियम 1 सल्फेट, 2 एल्युमिनियम और 3 सल्फेट। क्यों? ब्रेक होगा तो ऐसे ही तो ब्रेक करोगे, ऐसे ही तो ब्रेक करोगे, चेक करो। ये देखो ऐसे ही तो ब्रेक करोगे, पानी को नहीं दिखाओगे। 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8। ये देखो अल्फा। एक बच्चे कह रहे सर अल्फा क्या है? अरे प्रभु, आने दो नंबर, उसका भी बताएंगे यार, पहले जो बता रहा हूं वो तो समझो। पहले एन निकालना तो सीखो, पहले एन निकालना तो सीखो, है। अब देखो तुम कहोगे एन में नहीं फंसा पाओगे, हम तुम्हें एन में भी फंसा देंगे। जैसे ये देखो, आप इसका एन नहीं निकाल पाओगे, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये देखो ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो ये ऐसे ब्रेक हुआ, मगर ये हमेशा दिखाया ऐसे जाता है, जैसे बच्चे कंफ्यूज रहे, दिखाया ऐसे जाता है, जबकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ऐसा। एन की वैल्यू कितनी आई? 2 और एक कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स आयन तो ब्रेक होता नहीं है, तो टोटल आयन कितने आए? 3, 2 और एक कॉम्प्लेक्स आयन। ये देखो 2 और एक 3, 2 और एक 3, क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो ध्यान रखना इस एग्जांपल को, और दिखा रहा हूं, अल्फा भी बताऊंगा, परेशान ना हो। अब जैसे ये देखो, अब ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज ब्रेक नहीं होती है, ये चीज फर्दर ब्रेक नहीं होगी। तो भाई 4 और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन कितना हो गया? इनकी वैल्यू 5, 4 और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आयन, ये जब ब्रेक होगा तो ऐसे ब्रेक होगा। ये देखो ये पूरा आयन एक है, अंदर के आयन ब्रेक नहीं होते हैं। ये देखो अंदर के आयन जो है ब्रेक नहीं होंगे, ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये देखिए ऐसे। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन देता हूं जिसको तुम कर ही नहीं पाओगे। देखो इसको ब्रेक ही नहीं कर पाओगे, इसको ब्रेक करके दिखाओ, इसको ब्रेक करके। बच्चे इसको गलत ब्रेक कर देते हैं। देखो ये ऐसे ब्रेक होगा, ऐसे। देखो मरकरी +1 इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, मरकरी +1 इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना। मरकरी +1 इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। तो बच्चे क्या है, इसको ऐसे ब्रेक कर देते हैं। ऐसे ब्रेक करोगे तो एन की वैल्यू 4 आएगी, ऐसे ब्रेक करोगे तो एन की वैल्यू 3 आएगी। तो ये मॉलिक्यूल भी थोड़ा ध्यान रखना, बच्चे इसको गलत ब्रेक कर देते हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया है ना। जहां जहां आप गलती कर सकते हो वो मैं एग्जाम्पल में करा दे रहा हूं, जैसे आपको दिक्कत ना आए। अब बच्चों ने पूछा अल्फा क्या है, तो बच्चों अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितने % मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितने % मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो रहा है, कितने % सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है। जरूरी थोड़ी है कि 100% डिसोसिएशन हो। ये देखो
अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि कितने परसेंट सॉल्यूट पार्टिकल डिसोसिएट हो रहा है। इसका मतलब जैसे मैंने 100 मॉलिक्यूल NaCl के लिए, तो क्या 100 में से 100 ब्रेक हो गए, या 100 में से 70 ब्रेक हुए, 30 ब्रेक ही नहीं हुए। जैसे HCl है, HCl में कोवैलेंट बॉन्ड है। अब मैंने 100 HCl लिए, तो पानी में जाने पे 100 में 100 ब्रेक हो गए या कुछ कम ब्रेक हुए? सब ब्रेक नहीं हुए। तो अल्फा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब कुछ ना कहा जाए तो हमेशा 100% डिसोसिएशन मान के चलते हैं। जब क्वेश्चन में मेंशन ना हो तो 100% डिसोसिएशन मान के चलते हैं। 100% डिसोसिएशन सपोज करके चलते हैं। यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि इतने परसेंट डिसोसिएशन हो रहा है, यदि मेंशन नहीं है तो फिर आप 100% डिसोसिएशन मान के चलो। मेंशन है तो जितने परसेंट कह रहा है उतने परसेंट डिसोसिएशन मान के चलो। तो देखो, जब कहीं डिसोसिएशन हो रहा होगा तो I इक्वल टू होगा I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। और I हमेशा डिसोसिएशन के केस में I की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा फार्मूला होगा। I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है? n क्या है? n क्या है? कितने सॉल्यूट पार्टिकल फॉर्म हो रहे हैं 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल के डिसोसिएशन से। 1 मोल सॉल्यूट पार्टिकल को डिसोसिएट कर रहे हो तो कितने मोल सॉल्यूट पार्टिकल फॉर्म हो रहा है। और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब जरा गौर से समझिए एक और केस नोट। यदि अल्फा की वैल्यू 100% है, मतलब 1 है, तो हमेशा ध्यान रखना I की वैल्यू n के बराबर आएगी। तो जो n होगा वही I होगा। आप चाहो तो लगा के देख लो, अल्फा इक्वल टू 1 डालो। तो जब अल्फा इक्वल टू 1 डालोगे तो n माइनस 1 और ये प्लस 1, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा तो I इक्वल टू n तो आ जाएगा। तो यदि कहीं पर अल्फा 100% है तो आप हमेशा ध्यान रखना जो n की वैल्यू वही I की वैल्यू, क्यों? ये देखो ये फार्मूला है, अब अल्फा की वैल्यू 1 डाल दो। तो जब अल्फा की वैल्यू 1 डाल दोगे तो ये ऐसे आ गया, ये प्लस 1 ये माइनस 1 कट गया, तो ये देखो है। तो यदि कहीं 100% एसोसिएशन डिसोसिएशन दिया है तो I की वैल्यू क्या होगी? n के बराबर। जो n होगा वही I होगा। क्लियर है? डिसोसिएशन के केस में कर लोगे। यदि आप कर लोगे तो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। which solute particle have same want of factor value, which solute particle have same want of factor value with K4 FeCN6A सोडियम सल्फेट B। अब देखो आपको यहां पर I के बारे में कुछ कहा गया, अल्फा के बारे में कुछ कहा गया। जब अल्फा के बारे में कुछ नहीं कह रहा है इसका मतलब 100% डिसोसिएशन है सबका। जब अल्फा के बारे में कुछ नहीं कह रहा है इसका मतलब 100% डिसोसिएशन है सबका।
क्यों? क्योंकि अल्फा के बारे में कुछ नहीं कह रहा है। बताओ, जितना वांट ऑफ फैक्टर के फॉर एफिशिएंट 6 का है उतना ही वांट ऑफ फैक्टर किसका है? तो एफिशिएंट 6 का वांट ऑफ फैक्टर कितना है? 4 और एक कॉम्प्लेक्स आयन 5। एन कितना है? 5। तो जितना एन उतना ही आई। 5 कैसे? 4 पोटेशियम आयन और एक कॉम्प्लेक्स आयन। तो एन की वैल्यू कितनी है? 5। उतनी ही वैल्यू आई की होगी। क्यों? क्योंकि 100% डिसोसिएशन है। अब इसमें से 5 किसका आ रहा है? देखो, एन की वैल्यू कितनी है? 2 सोडियम आयन, एक सल्फेट आयन, एन की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू भी 3। अब देखो, 2 एल्युमिनियम आयन, 3 सल्फेट आयन, एन की वैल्यू 5, तो आई की वैल्यू भी 5। ये वाला आंसर हुआ। इसकी भी 5 है, इसकी भी 5 है। अब देखो ये, अब इसको अच्छे से समझो। ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये आपको सिर्फ परेशान करने के लिए बनाया गया है। देखो, एन की वैल्यू कितनी है? 2 और एक कॉम्प्लेक्स आयन, 2 और एक कॉम्प्लेक्स 3, एन की वैल्यू 3, तो आई की वैल्यू भी 3। अब यहां कितना है? 1 और 1 2, एन की वैल्यू 2, तो आई की वैल्यू भी 2। तो आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। सही है? यस यस यस, आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। यस। अब देखो, अब मान लो डिसोसिएशन हो रहा हो तो बस लास्ट एंड फाइनल, इसको पढ़ाने के बाद क्लास की छुट्टी। केस नंबर 3, केस नंबर 3, यदि एसोसिएशन हो रहा हो, एसोसिएशन अकर्स, यदि एसोसिएशन हो रहा है तो मतलब मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं, मॉलिक्यूल जुड़ रहे हैं। ये देखो, देखिए एन मॉलिक्यूल थे और जुड़कर कितने हो गए? एक मॉलिक्यूल हो गए। ये देखो, यहां पे कितने मोल है? एन मोल। और जुड़कर कितने हो गए? यहां पे कितना है? एक मोल। एन मोल जुड़कर एक हो गए। ये देखो, तो एसोसिएशन के केस में आई हमेशा 1 से छोटा होगा। एसोसिएशन के केस में आई हमेशा 1 से छोटा होगा, पहली बात। और फार्मूला क्या होगा? बस डिसोसिएशन वाले फार्मूले में एन को 1/n कर दो। डिसोसिएशन वाले फार्मूले में एन को 1/n कर दो, बस वही फार्मूला है। देखो, एन की जगह क्या कर दिया? 1/n। डिसोसिएशन वाले फार्मूले में एन की जगह 1/n कर दो तो एसोसिएशन का फार्मूला बन जाता है। डिसोसिएशन के केस में क्या कर दो? एन की जगह 1/n कर दो तो वो एसोसिएशन का केस बन जाता है। अब जरा देखो, यदि अल्फा 100% है या 1 है, मतलब एसोसिएशन 100% है। तो यदि एसोसिएशन 100% है, 100% एसोसिएशन हो रहा है, तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1/n के बराबर। आई की वैल्यू क्या होगी? 1/n के बराबर। ये देखो, -1 +1 कट जाएगा, तो आई इक्वल टू 1/n। आई इक्वल टू 1/n। अब कौन से ऐसे केस होंगे जो एसोसिएशन करते होंगे? कौन से ऐसे केस होंगे जो एसोसिएशन करते होंगे? तो जरा गौर से देखिए, गौर से देखिए बच्चों। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। कार्बोक्सिलिक एसिड नॉन पोलर सॉल्वेंट में एसोसिएशन करता है, एसोसिएशन करता है। मगर यही कार्बोक्सिलिक एसिड पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएशन करता है, पोलर सॉल्वेंट।
तो ध्यान रखिएगा, ये एसोसिएशन भी करेगा और डिसोसिएशन भी करेगा, दोनों काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, यदि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टिक एसिड को पानी में डाला है तो देखो ये डिसोसिएट हो गया, ये देखो ब्रेक हो रहा है, पानी में डाल रहे हो तो डिसोसिएट हो रहा है। और यही एस्टिक एसिड यदि बेंजीन में डालते हो, ये देखो ये बेंजीन सॉल्वेंट है, ये देखिए, तो ये एसोसिएट हो जाता है, दो मॉलिक्यूल जुड़कर एक हो जाते हैं। ये देखो कितने थे, दो, अब कितने हैं, एक। इन्होंने क्या किया, एसोसिएशन कर लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, ऐसे देखो ये ऐसे जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं इसकी जरूरत अपने को नहीं है, मगर फिर भी मैं बता दे रहा हूं, पहली बार है इसलिए बता दे रहा हूं। ये इस तरह से दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके जुड़ जाते हैं, ये देखो ऐसे। तो जब भी कहीं पे कार्बोक्सिलिक एसिड डाला जाए तो जरा ध्यान रखना कि एसोसिएशन हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है। यदि सॉल्वेंट पानी है, पोलर सॉल्वेंट है तो डिसोसिएशन हो रहा है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो एसोसिएशन हो रहा है। ये देखो यहां पर आई की वैल्यू 2 है यदि 100% माना जाए, और यहां पर आई की वैल्यू 1/2 है। क्यों, एन की वैल्यू कितनी है, 2। क्यों, एसोसिएशन हुआ है। और कौन एसोसिएशन करता है, 2 ही 3 मॉलिक्यूल एसोसिएशन करते हैं, फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल। अब देखो फिनॉल को यदि पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो डिसोसिएशन करेगा, डिसोसिएशन करेगा, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालोगे तो एसोसिएशन करेगा। बिल्कुल कार्बोक्सिलिक एसिड जैसा है। जैसे ये देखो, आपने इसको पानी में डाला है तो ये डिसोसिएट हो जाएगा ऐसे, और यही आपने इसको पानी में ना डाल के बेंजीन में डाला है तो ये एसोसिएट हो जाएगा। ये देखो दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ गए, 2 थे अब कितने बचे, 1, जुड़ गए। ये देखो इसी तरह ये देखो फार्मिक एसिड, फार्मिक एसिड भी बेंजीन में क्या करता है, जुड़ जाता है, 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। ये देखो, तो बात समझ गए, एसोसिएशन का फार्मूला क्या है, डिसोसिएशन का फार्मूला क्या है, कब एसोसिएशन होगा कब डिसोसिएशन होगा। देखो मैंने फार्मूले बता दिए हैं, कल इन पे एप्लीकेशन होंगे। कल मतलब थ्योरी कम चलेगी, क्वेश्चन ज्यादा होंगे, क्योंकि थ्योरी वाला पार्ट आज खत्म हो गया है। ये फार्मूला ध्यान रखो, ये सिचुएशन ध्यान रखो, है ना। ये देखो तो तीनों केस बता दिए हैं, एसोसिएशन कब होगा, डिसोसिएशन कब होगा, ये सारी बात बता दी है। ठीक है, आप क्यूएसडी सीट नंबर 8 को करके आओगे, आप क्यूएसडी सीट नंबर 1 को करके आओगे। कल कल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के खूब क्वेश्चन चलेंगे इन सब पे। तो कल क्वेश्चन भी चलेंगे, थ्योरी थोड़ी रहेगी, क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे। जेई मेंस के रहेंगे, नीट पीवाईक्यू रहेंगे, जेई मेंस के पीवाईक्यू रहेंगे, और मेरे क्वेश्चन रहेंगे। तो कल हम लोग मिलेंगे सेम टाइम पे, और संडे के लिए सभी लोग रेडी हो जाएं। संडे को मोल कॉन्सेप्ट का 1 शॉट चलेगा शाम को 4 बजे से, मोल कॉन्सेप्ट का 1 शॉट चलेगा शाम को 4 बजे से, पूरा 1 शॉट अच्छे से पढ़ा दूंगा, पूरा मोल कॉन्सेप्ट मस्त करा दूंगा, जिसका जिसका भी छूटा है। ठीक है, तो संडे को शाम को 4 बजे सारे लोग यूट्यूब पर रेडी रहेंगे, सब लोग पढ़ेंगे। जिनका छूटा है वो कवर करेंगे, जिनका बैकलॉग है वो बैकलॉग कवर करेंगे, बाकी लोग मेरे साथ रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ, बाय बाय।
बाय बाय, अब आप बायो की क्लास करो।